नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए आज के हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, इसमें से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। जैसा कि हमने पिछले कई लेक्चरों में पढ़ा, कल के लेक्चरों में पढ़ा, कल से पहले लेक्चरों में पढ़ा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की क्या चल रही है, मीटिंग चल रही है। कहां पे? मॉन्ट्रियल में, जो कनाडा का एक शहर है। अभी उसकी 15वीं मीटिंग कहां चल रही है? मॉन्ट्रियल में चल रही है। तो वहां पे बहुत महत्वपूर्ण कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या हुआ है, इसको सभी लोग क्या हो गए हैं, एग्री हो गए हैं और इस पे बहुत सारे देशों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है। इसका उद्देश्य अगर आपको एक लाइन में रखना है तो सिंपल सा उद्देश्य यह है कि इसको ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको डाइवर्सिफाई करना, ताकि हमारे जो विश्व में हेल्दी प्लेनेट बना रहे और बायोडाइवर्सिटी क्या रहे, सुरक्षित रहे। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों अक्सर जो आईची जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2010 में आए थे, जो नगोया की जो मीटिंग हुई थी COP10, उसमें आए थे आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। और इसके संबंध में बहुत सारी रिपोर्टें ऐसे आ रही थी कि इसको बहुत सारे देशों ने इसको अचीव नहीं किया गया है। इनको 2030 तक, इनको 2020 तक पूरा करना था, लेकिन इसके बारे में कई देशों ने प्रोग्रेस नहीं की है। तो इनको रिप्लेस कर कर इनने क्या किया है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फोरम ने, कि इनको रिप्लेस कर कर ये फ्रेमवर्क लेके आए हैं, कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसके तहत दो बातें हैं, दो बातों के अंतर्गत पहली बात है कि इसके अंतर्गत ये 4 गोल लेके आए हैं, पैप गोल ए, गोल 2, गोल 3, गोल डी। तो इन चारों गोलों का अगर हम एक मोटे सेंस में बात करें तो सिंपल सा है, मतलब है कि जो नेचुरल हमारा इकोसिस्टम है, जो भी डिग्रेड इकोसिस्टम है, उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है, ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। आपको एग्जाम की प्रीलिम की दृष्टि से केवल ये बात आपको याद रखनी है। पहले गोल ए में इन्होंने कहा है कि हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम का जो एरिया है उसको 2050 तक रिकवर करना है, और जो स्पीसीज की जो एक्सटेंशन रेट है उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है। जो स्पीसीज लगातार तीव्र गति से एक्सटेंट हो रही हैं, लगातार विलुप्त हो रही हैं, तो उसको क्या करना है, हमको रिकवर करना है। तो पहली बात तो उनने बोली गोले में। और इसके बाद उनने ये बोला कि जो वाइल्ड लाइफ है और जो एनिमल्स हैं उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हमें मेंटेन करके रखना है डोमेस्टिकली। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ और एनिमल की अगर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी तो उनकी जो फूड चेन है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आप कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जो फूड चेन है वो वेल डिफाइन होगी और इसमें एक दूसरे के प्रति क्या होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। तो इसलिए हमारी जो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। और इसके साथ साथ अगर कोई डिसीज भी आती है तो वो बायोडाइवर्सिटी, जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, उसको अच्छे से हैंडल भी कर सकती है। ठीक है, तो गोल ए में ये बात हुई। दूसरे गोल में ये गोल बी में ये बात हुई कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी जो डिक्लाइन हो गई है उसको 2050 तक हमको क्या करना है, रिस्टोर करना है। गोल सी में ये बात हुई कि बहुत सारे गांवों में लोगों के पास ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। आप हकीम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके पास अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज होगी, उसके पास अपने जेनेटिक रिसोर्सेस होते हैं। तो इस ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्स को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये भी हमारी बायोडाइवर्सिटी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। और गोल डी में एक महत्वपूर्ण बात बोली कि हमारे पास एडिक्वेट क्या होने चाहिए, इंप्लीमेंटेशन एजेंसियां होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेस होने चाहिए,
बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप है वो $700 बिलियन का है, इसको हमें दूर करना है। तो 4 बातें इनने बोली, गोल ए, गोल बी, गोल सी, गोल डी में चारों गोलों का उद्देश्य है कि बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इनने कहा कि हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड को एस्टेब्लिश करेंगे और जिसके माध्यम से जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से स्टोर कर पाए, और उसके लिए हम क्या करें, अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके हम फंड के माध्यम से सहायता करेंगे। और इसके बारे में जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड है इसके बारे में चर्चा कहाँ होगी, जो COP16 होगा कहाँ पे, तुर्की में, जो 2024 में होगा, इस पे फाइनल बात इस पे यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, COP16 कहाँ होगा, तुर्की में होगा 2024 में। ठीक है, और सिंथेटिक बायोलॉजी, सर्टेन फंक्शन, जेनेटिक सीक्वेंस बीइंग शेयर्ड बाय डिफरेंट मीन, तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण अच्छी बातें इनने बात की। और इसके साथ साथ एक बात इनने दूसरी बात ये की कि 23 जो आईची टारगेट है उसकी जगह पे हम 23 टारगेट लेके आएंगे 2030 तक, ताकि हम जो 30% जो हमारा जो अर्थ लैंड है, ओशियन है, कोस्टल एरिया है, इनलैंड वाटर है, इसको हम क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। और 2030 तक इन 23 टारगेट के माध्यम से हम क्या करेंगे, 2030 तक हम अपने नेचुरल हैबिटाट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसी गवर्नमेंट की सब्सिडी होंगी, ऐसे गवर्नमेंट की ऐसी नीतियां होंगी ताकि वेस्ट को कम से कम बात कर सकें। ठीक है, इस बात को इन्होंने कहा। तो आपसे पूछा जाएगा 23 टारगेट बाय 42030 क्या है, तो आप बता देंगे कि बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट के अंतर्गत इनको बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एक आपने पढ़ा होगा 30/30, मतलब कि 30% रीस्टोर करना है बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी को 2030 तक। तो इसके लिए कितने टारगेट की आवश्यकता है, 23 टारगेट की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हमको 30/30 टारगेट को अचीव करना है तो हमें कितने टारगेट की आवश्यकता है, 23 टारगेट की आवश्यकता है। तो इसको बस याद रखेंगे। ये मीटिंग जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मॉन्ट्रियल कनाडा में मीटिंग चल रही है, इसको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब बेसिक पढ़ लेते हैं। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इसको अर्थ समिट हुई 1992 में, इसको इस समिट में लेके आए, सिग्नेचर किया गया, और 1993 से इसको इनको फोर्स में लेके आए, और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका सेक्रेटरियल हमको देखने को मिलता है। 196 नेशन ने इसको रेक्टिफाई किया है। यूनाइटेड स्टेट ओनली यूएन का मेंबर है जिसने इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। वैसे तो ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोकतंत्र की बातें करेंगे, पर्यावरण संरक्षण की बातें करेंगे, मानव अधिकारों की बातें करेंगे, ये ट्रीटी को रेक्टिफाई करते नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट कन्वेंशन एग्रीमेंट हैं, जिसको पहला बोलते हैं कार्टागोना प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेफ्टी करना। मतलब कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म में मॉडिफाई करते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे आप CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें मॉडिफाई करेंगे, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मॉडिफाई करेंगे, तो उसमें ऐसा कुछ भी चेंज ना हो जाए जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिव रूप से हार्म करे। तो इसको क्या करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ साथ एक नगोया प्रोटोकॉल है। इसका मतलब यह है कि इसको फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हमको करना है। जो भी हमारे पास जेनेटिक रिसोर्स है उसको क्या हो कि कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी उसका सभी देशों के पास क्या हो, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग उनके पास हो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपको पता ही है, अथॉरिटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट रहती है, इसको रेक्टिफाई करती है, और हाईएस्ट क्या होती है, बॉडी डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बॉडी होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक न्यूज और आई है कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है स्टेम सेल को लेकर। इस ऑपरेशन में बात यह है कि सर्जन ने इंग्लैंड में ऑपरेशन किया, और जो हार्ट का जो इन्फेक्टेड एरिया था उसमें क्या किया, स्टेम सेल की सहायता से उनने उस इन्फेक्टेड एरिया को रिपेयर किया विथ यूजिंग स्टेम सेल।
तो हमारे पास स्टेम सेल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अक्सर कई बार प्रश्न आ चुका है और आगे भी आने की संभावनाएं रहती हैं और अक्सर ये न्यूज में रहती है, तो कभी भी प्रश्न बन सकता है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये आपको टोटीपोटेंट मिलेगी। टोटीपोटेंट का मतलब है कि आपको इस स्टेम सेल का उपयोग आप अप टू 3 डे के आसपास इस स्टेम सेल के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं आप, सॉरी देखना एक सेकेंड, इस स्टेम सेल के माध्यम से इस टोटीपोटेंट स्टेम सेल के माध्यम, पेन क्यों नहीं चल रहा, आप इस टोटीपोटेंट स्टेम सेल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्लेसेंटा होता है, जो हमारा जायगोट होता है, उसके माध्यम से आप इस स्टेम सेल का निर्माण कर सकते हैं। और ये स्टेम सेल के द्वारा जो आपकी बॉडी के अधिकांश जो पार्ट होते हैं उनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट को रिपेयर इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये आपको 5 to 6 डे ओल्ड एम्ब्रियो रहता है, उसके माध्यम से आप इसको बॉडी के अधिकांश पार्ट को डेवलप कर सकते हैं। आप सभी पार्ट को डेवलप नहीं कर सकते। उसके बाद आपको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बोलेगी, इसको एडल्ट और सोमेटिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। फीटस बेबी थ्रू आउट लाइफ के द्वारा इसको डेवलप कर सकते हैं। इसके द्वारा भी कुछ पार्टों को डेवलप कर सकते हैं, सभी पार्टों को डेवलप इसके द्वारा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको लैब में इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल आपको देखने को मिलेगी। इसको साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम की सहायता से इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके कभी मिनिएचर भी इसके द्वारा डेवलप किया जा चुका है, इसलिए चर्चा में रहा, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। एक सेकेंड, क्या होगा इस पेन में, ये 1 सेकेंड बेटा। हाँ, काम कर रहा है। ठीक है, तो 3 प्रकार की हमने सेल पढ़ी। एक टोटीपोटेंट, सॉरी फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, टोटीपोटेंट, प्लोरीपोटेंट, इसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी बोलते हैं, और मल्टीपोटेंट या एडल्ट स्टेम सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इस टोटीपोटेंट के द्वारा हम बॉडी के अधिकांश पार्ट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इनके द्वारा हम कुछ ही पार्ट को डेवलप कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, जैसे आप देख पा रहे हैं, जाइगोट हुआ, फिर ब्लास्टोक्राइस्ट हुआ, ठीक है, फिर आपको एपीब्लास्ट हुआ, फिर इसके बाद आपको इधर आपको एम्ब्रियोनिक जेम सेल देगी, फिर आपको एडल्ट मिलेगा। एडल्ट की सेल कहाँ से आएंगे, स्किन से ले सकते हैं, सीएनएस से ले सकते हैं, बोन मैरो से ले सकते हैं, अदर से ले सकते हैं। तो ये सारा बेसिकता ही हमने पढ़ा। तो आपको मेन कंसेप्ट किसके बारे में याद रखना है, स्टेम सेल के बारे में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, वैज्ञानिकों ने किस प्रोसेस के तहत आता है, मान लो हमने स्टेम सेल किसी प्लेसेंटा से ली, या फिर हमने लैब से उनको जनरेट किया, या फिर हमने जाइगोट से स्टेम सेल ली। स्टेम सेल को हमने जहां भी दिक्कत है उसको हमने इंजेक्ट कर दिया। जैसे हमने इस जगह पे हार्ट में प्रॉब्लम थी, हमने इसको इंजेक्ट कर दिया और ग्रो किया हमने न्यू ब्लड वेसल्स में, हार्ट मसल्स में। ये क्या हुआ, ये डेवलप हुआ और हमारा हार्ट क्या हुआ, पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ठीक है, इस प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं, स्टेम सेल का निर्माण करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं स्टेम सेल्स थेरेपी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और स्टेम सेल के द्वारा ही हमारे अधिकांश बॉडी के पार्ट बनते हैं। जैसे ब्लास्टोक्लास्ट हो गया, स्टेम सेल से आपको कार्डियक सेल बनेगी। ठीक है, एंटोकास्ट बनेगा, फैट सेल बनेंगी, रेड ब्लड सेल बनेंगी, और कॉन्ड्रोकाइट हो गया। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स बनेगी, न्यूरॉन्स बनेंगी। तो सारी सेल्स किसके माध्यम से बनती हैं, हमको स्टेम सेल से बनने की बनती हैं। हमारे जीवन में स्टेम सेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी इसकी जो रिसर्च है अभी इनिशियल लेवल पे चल रही है, आगे चल के देखते हैं इसमें क्या संभावनाएं हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरा, कार्बन मार्केट और इसके ऑपरेशन चर्चा में है। पहले हम इसके न्यूज इसलिए चर्चा में है कि पार्लियामेंट ने
एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को क्या कर दिया है, पास कर दिया है। और इनने फोकस किया है कि कार्बन मार्केट में हम ट्रेडिंग सिस्टम के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कार्बन को बाय और सोल्ड, मतलब कि सेल और बाय आप उसको कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर रहे हो, या इसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस इसको क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे आप, कार्बन क्रेडिट बोलेंगे। 2 टाइप की मार्केट का इसमें प्रावधान किया गया है, एक वॉलेंट्री, एक कंप्लायंस मार्केट। ठीक है, तो आपको केवल इस ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल वॉलेंट्री और कंप्लायंस याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। अब कार्बन मार्केट क्या देखते हैं, मान लो कंपनी ये वाली है, इसने एमिशन इतना कर दिया अपनी सीमा से अधिक, और इन्होंने अपने कार्बन एमिशन को इतना रिड्यूस कर दिया। तो इस कंपनी ने टेक्नोलॉजी के पास इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और टेक्नोलॉजी इनने दी, तो इसलिए क्या करेंगे, ये कंपनी क्या करेगी, इनसे क्या कर देगी, कार्बन क्रेडिट क्या करेगी, परचेज करेगी और इनको पैसा दे देंगे, ताकि इनके द्वारा इतना इमिट किया गया था वो इक्वल लेवल पे आ जाए। और इस बात को हम बोलते हैं कार्बन मार्केट। ठीक है, और कार्बन मार्केट के बारे में जो पेरिस एग्रीमेंट बात करते हैं हम, कॉप 15 में आया था, आर्टिकल 6 में डिफाइन किया गया है। और इसके द्वारा कार्बन मार्केट के द्वारा इस आर्टिकल के तहत जो एनडीसी टारगेट है, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट, कंट्रीब्यूशन टारगेट बोलते हैं, भारत के भी कुछ टारगेट है, कमेंट करके बताएंगे क्या टारगेट है, उनको क्या किया है, फुलफिल करने के लिए कार्बन मार्केट आवश्यक है, ऐसा पेरिस एग्रीमेंट में इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, चलो, गोवा लिबरेशन डे चर्चा में है, दिसंबर 19 को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमने पुर्तगीज को डिफीट किया गया था। 1961 को हमने गोवा को पुर्तगीज से लिया और इसके लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया और हमने गोवा को अपने एनेक्जर किया अपने भारत देश में। ठीक है, संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक 35वां संविधान संशोधन हुआ, तब गोवा को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन के तहत इसको पूर्णतः राज्य का दर्जा मिला। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, ऑनर लैंड चर्चा में है, राजस्थान का एक काफी मतलब कि बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, जैसा आप देखते हैं अधिकांश यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, हैबिटाट देखने को मिलेगा, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, डेजर्ट कैट का, आपको बहुत सारी मतलब कि बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। तो रेसिडेंट जो जैसलमेर के हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस ऑनर लैंड को कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दे दिया जाए। अगर इसको कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दे दिया जाएगा तो इसका प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा और वहां के जो लोकल लोग हैं उसकी प्रोटेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा आपको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972, उसके तहत दिया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक कम्युनिटी है जिसका मतलब किसी एवं परिस्थिति विकास संगठन, तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन, इसको कभी कभी बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक। इसके द्वारा क्या करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। केवल आपको ध्यान रखना है ऑरन लैंड, तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में ऑरन लैंड चर्चा में था, क्या है। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड चर्चा में है, ऐसा पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है। 2 स्कीमों से संबंधित बात की है, एक श्रेयस स्कीम और एक निर्भया फंड स्कीम। तो निर्भया तो आप सबको पता होगा, श्रेयस स्कीम में आपको शायद ना पता हो। तो हमारे देश की परंपरा है कि अधिकांश जो स्कीमों का पैसा है या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और भ्रष्टाचार नहीं हो पाता है तो उसका उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाता है। तो ऐसा यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि 70% और नॉन लैप्सेबल कॉर्पस जो हमारा निर्भया फंड है वो क्या है, अनयूटिलाइज है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। तो निर्वाह फंड के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन लैप्सेबल फंड है, नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि ईयर के अंत में खत्म नहीं होता है। 1,000 करोड़ का इसको फंड है, सेंटर के द्वारा इसको दिया गया और इसका यूटिलाइजेशन इंश्योर करते हैं कौन, स्टेट फॉर द वुमेन सेफ्टी। नोडल एजेंसी इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको एडमिनिस्ट्रेशन करती है। नोडल एजेंसी फॉर एक्सपेंडिचर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, और इसके तहत वन स्टॉप सेंटर, ठीक है,
वीमन से संबंधित जो भी मतलब कि एम्पावरमेंट की बात है वो करते हैं, हेल्पलाइन की बात करते हैं, महिला पुलिस वॉलंटियर की बात करते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है होम मिनिस्टर अंडर द फंड इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम सेंटर विक्टिम कंपनसेशन फंड। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी एक स्कीम और है सेएस, जिसका मतलब है स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत काम करती है। जो भी शेड्यूल कास्ट से स्टूडेंट हैं उनको फाइनेंशियल सुविधा देना है तो इस स्कीम के तहत दी जाती है। इसको 2021-20 से 25-26 तक इसको कवर किया जाता है। टॉप क्लास एजुकेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट और नेशनल फेलोशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, फ्री कोचिंग एससी ओबीसी स्टूडेंट के तहत इसके तहत दिया जाता है। तो इस दो स्कीम को आप क्या करोगे, याद रखोगे। हिप्पोटामस चर्चा में है, इसकी अभी क्या हुआ है, वनरेबल से एक्सटेंशन कैटेगरी कर दी है क्योंकि इसकी वाइल्ड लाइफ जो आइवरी है मतलब कि जो टीथ है उसकी काफी ट्रेडिंग हो रही थी, इलीगल थी। तो अधिकांश जो हिप्पन हमको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, टू टाइप हमको देखने को मिलेंगे, कॉमन हिप्पन और पिग्मी हिप्पन। ठीक है, कॉमन हिप्पन आपको 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास देखने को मिलेंगे और पिग्मी हिप्पन 2 से 3 हजार के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। आयुष्मान स्टेटस इसका एक्सटेंशन है और 3/4 आपको इसका लीगली ट्रेडेड आपको देखने को मिलता है तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा जीएसटी कंपनसेशन से चर्चा में है। जब जीएसटी लागू हुआ तो सरकार ने स्कीम लेके आए वाली, कहा कि जिन राज्यों को अगर 5 साल में अगर जीएसटी से कोई नुकसान होता है तो उन नुकसान की भरपाई कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी और इसके लिए हम टैक्स लगाएंगे जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो इसको राज्यों की अनुग्रह पर केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है मार्च 2026 तक, पहले 2022 तक ही था, अब ये कब तक है, मार्च 2026 तक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे लिए दो टॉपिक महत्वपूर्ण है, शेष और सरचार्ज। शेष किस पे लगता है, टैक्स ऑन टैक्स लगता है और सरचार्ज आपको एडिशनल टैक्स लगता है। इनकम लेवल सरचार्ज आपको देखने को मिलेगा, इनकम लेवल जब सर्टेन थ्रेशोल्ड से अधिक है तब आपको सरचार्ज देखने को मिलेगा। शेष आपको जब टैक्स आप पेमेंट करते हैं तब आपको देखने को मिलेगा। और सरचार्ज जैसे आप 1 करोड़ की आपकी इनकम है तो आपको 10%, 2 करोड़ है तो 15, 5 करोड़ के आसपास है तो आपको 25% के आसपास सरचार्ज देखने को मिलेगा। जबकि जो शेष आपको स्पेसिफिक जैसे हेल्थ और एजुकेशन के लिए 4% लगता है वर्तमान में, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स लगता है, हेल्थ शेष लगता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शेष लगता है। तो सरकार की जब आवश्यकता खत्म हो जाती है तो शेष को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ये गोल स्पेसिफिक होता है और सरचार्ज ऐसा कुछ गोल स्पेसिफिक नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सरचार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, शेष आपको मेनली इनिशियली क्रेडिट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है, लेकिन इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर भी आप नॉन लैप्सेबल चीज में देख सकते हैं। अब टैक्स में राज्य सरकारों का भी हिस्सा केंद्र सरकार देती है, लेकिन सरचार्ज, टैक्स और शेष ऐसे हैं जिनमें केंद्र सरकार राज्यों को इसमें से हिस्सा नहीं देती। कई राज्य इसी आधार पर या फिर इकोनॉमी एक्सपर्ट इसी आधार पर आलोचना करते हैं कि केंद्र सरकार सरचार्ज टैक्स को दायरा अधिक से अधिक बढ़ाती जा रही है, जिसमें राज्यों को केंद्र में इसमें हिस्सा नहीं मिलता है। तो कई लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार को सरचार्ज शेष का हिस्सा कम करना चाहिए क्योंकि ये फेडरल सिस्टम की क्या है, अगेंस्ट है। ठीक है, दूसरा नेशनल टेस्टिंग हब हाउस चर्चा में है। जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी चल रही है उसकी टेस्टिंग के लिए फैसिलिटी है। आपने कई बार देखा होगा कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल बैटरी है कई बार ब्लास्ट हो जाती है, तो इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई है और एक काम करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत। इसको 1912 में इस्टेब्लिश किया गया। अभी हमारे देश में 6 रीजनल लेबोरेटरी देखने को मिलेंगी इस टाइप से, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थर्न, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस प्रकार की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है नेशनल टेस्ट हाउस क्या है, तो आप बता देंगे। दूसरा प्रोजेक्ट वाणी चर्चा में है। गूगल इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लेके आए हैं और हमारी जो लोकल लैंग्वेज है
उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सहायता से इसको डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। दूसरा, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड चर्चा में है। आईएससी बेंगलोर ने डेवलप किया है जर्म डिस्ट्रॉइंग एयर फिल्टर, जैसा आप देख पा रहे हैं, और इसके द्वारा जो इनएक्टिवेटेड जो हमारे 99.24% जर्म होते हैं वो इनएक्टिवेटेड 99.24% हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार की फंडिंग कौन देता है? सर्व देता है। ठीक है, सर्व क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन अवार्ड सर्व के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है, फंड उपलब्ध कराते हैं। सर्व एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सर्व एक्ट 2013 के तहत स्टेब्लिश किया गई, और बेसिक रिसर्च है उसको फंडिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। दूसरा, मून लाइटिंग चर्चा में है। मून लाइटिंग का मतलब ये रहता है कि आपके पास फुल टाइम जॉब है, उसके बाद भी आपने अगर एम्प्लॉयर को बिना बताए आप एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं तो इसको मून लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मॉडल फॉर वर्क फ्रॉम होम, कोविड में कई लोगों ने जॉब की, जोमेटो में कई लोग अभी भी जॉब करते हैं, तो इस प्रकार की पॉलिसी लगातार चर्चा में रहती है। भारत में गवर्नमेंट की स्टैंड है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1940 से कहते हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट के क्या हो, अगेंस्ट हो। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि आप ऐसा कोई जॉब नहीं कर सकते जो एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो और एम्प्लॉयर की प्रॉफिट को क्या कर रहा हो, नेगेटिव रूप से इफेक्ट कर रहा हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, डीप फेक चर्चा में है। डीप फेक का मतलब है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड रियलिटी की सहायता से किसी भी फेस को किसी भी फेस में चेंज कर सकते हैं, किसी भी वॉइस को किसी भी सेलिब्रिटी की वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्यक्ति अलग है लेकिन इसको ये बना दिया। ये कौन है, कमेंट करके बताएं, काफी फेमस पर्सनालिटी है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। इसी प्रकार का सेंस आपको डीप सिंथेसिस में देखने को मिलेगा। आप डीप लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी की सहायता से इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। दूसरा, डीप फेक में आप आर्टिफिशियल इमेज की सहायता से आप बहुत सारी नेगेटिव चीजें कर सकते हैं, सोसाइटी को इसको नेगेटिव रूप से, उस व्यक्ति को, जो भी फेमस पर्सनालिटी है उनको नेगेटिव रूप से हार्म आप पहुंचा सकते हैं। तो चाइना ने इस प्रकार की जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया है, वहां पे पॉलिसी लेके आए, इसलिए चर्चा में था। रवांडा चर्चा में है। अब रवांडा की राजधानी कहाँ का लगती है, देखेंगे कांगो से लगती है, उगांडा से लगती है, और इधर आप देखेंगे तंजानिया से लगती है, बुरुंडी से लगती है। ठीक है, ये आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगी। युगांडा और तंजानिया के बीच में आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये वाली लेक आपको देखने को मलावी है, तंजानिका है, तो ये इनको ग्रेट लेक, मतलब कि इनको लेक बोलते हैं। क्या वो ग्रेट लेक, तो वो दूसरी है अमेरिका में, इनको लेक, एक ड्रिफ्ट वैली बोलते हैं इनको। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा रिसर्च सामने आई कि केवल अफ्रीका पार्ट टूट के अलग हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपनी गति से इधर की साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी ड्रिफ्ट वैली यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ बहुत सारी लेक हैं। तो आप इन लेकों को क्या करोगे, ऑर्डर अपने याद रखोगे। ठीक है, ऑर्डर, जैसे नॉर्थ से साउथ, तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी